हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट रहे, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, उनको एंगल्स की ज़रूरत लगती है। कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल और फिर आपका ये करस्पॉन्डिंग एंगल, सारे एंगल्स लगते हैं। बट उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि हाउ टू डील विद दिस एंगल, कैसे आपको डायग्राम में एंगल को अंडरस्टैंड करना है। तो आज की वीडियो उसी पे होने वाली है। हम 3 तरीके के अच्छा टोटल 5 एंगल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका इंटीरियर एंगल, सेकेंड होता है अल्टरनेट एंगल, थर्ड आपका रहता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ये जो तीनों एंगल मैंने बोला, इंटीरियर, अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग, ये कब यूज होते हैं? जब भी लाइंस आपको पैरेलल दी हुई रहेंगी तब। और इसके अलावा 2 एंगल, एक लीनियर पर, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कहीं पर भी यूज होता है। लाइंस इसके लिए पैरेलल नहीं होंगी तो भी ये यूज होगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले इंटीरियर एंगल। जब भी मैं इंटीरियर एंगल की बात करता हूँ, इंटीरियर मतलब क्या? देखो, आई को जब मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करूंगा तो ये ऐसे हो जाता है। मतलब मेरे को इसके लिए क्या याद रखना है? सी याद रखना है, ऐसा सी। अब इसके अंदर 2 एंगल बनते हैं। अभी ध्यान देना, एंगल कब बनता है? जब 2 लाइन आपस में ज्वाइन होती है तो उनके बीच का जो एरिया रहता है वो आपका क्या रहता है? एंगल रहता है। जब भी 2 लाइन ज्वाइन होगी उसके बीच का जो भी पार्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा? एंगल रहेगा। तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कितने टाइप के एंगल बन रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक लाइन ऐसे ज्वाइन हो रही, मतलब एक एंगल ये बना। यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन हो रही, मतलब एक एंगल ये बना। और ये दोनों के दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो अंदर बन रहे हैं, इसीलिए आप इन्हें क्या बोलते हो? इंटीरियर एंगल। जो भी आपको कोई भी डायग्राम दिया रहेगा तो इसको लोकेट करना बहुत ही सिंपल होता है। देखिए, अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज आपको ये पैरेलल लाइन दिया है, क्या दिया है? पैरेलल लाइन दिया। तो आपको ये डायग्राम इसमें दिख रहा है क्या? यस, इधर दिख रहा है। देखो, ये एक एंगल बन रहा है अंदर और ये एक एंगल बन रहा है अंदर। तो सपोज इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। तो जो ए और बी रहेगा ये दोनों मेरे कैसे एंगल रहेंगे? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब क्या? अंदर वाले एंगल। याद रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आए इंटीरियर एंगल को आप कैसे लोकेट आउट करते हो। और एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आप एंगल का नेमिंग करते हो तो हम 3 लेटर्स नेमिंग करते हैं। 3 लेटर्स नेमिंग क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। सपोज आपको मैंने ऐसा एंगल दिया, पॉइंट ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी, यहाँ पर है ई। मैंने आपको बोला एंगल ए बताओ। एंगल ए जब मैं आपको पूछूंगा इस कंडीशन में, तो ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, ये भी है, ये भी, मतलब ये चारों के चारों जो है ना वो एंगल ए है। तो आप ये नहीं बता पाओगे कि मैं कौन सा एंगल आपसे पूछ रहा हूँ। बट अगर मैंने आपको बोला कि आप बताओ एंगल बी ए सी, तो आप मुझे बता सकते हो यस सर आप ये वाले एंगल की बात कर रहे हो, एंगल बी ए सी। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी एंगल की नेमिंग करते हो तो उसमें हमेशा आपको कितना लेटर नेमिंग करना पड़ता है? 3 लेटर नेमिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद हम जब सेकेंड एंगल की बात करेंगे, दैट विल बी अवर, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। तो इसमें हमेशा आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है। और इसमें एक अंदर एंगल, एक बाहर एंगल, इसको आप सी भी बोल सकते हो, 2 सी, एक उल्टा एक सीधा। जब भी पैरेलल लाइन रहेंगे तो उसमें हमेशा 2 पेयर ऑफ बनता है। और जब भी इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो इसको ऐड करने पे कितना डिग्री आता है? 180 डिग्री। हमेशा याद रखना, अगर इंटीरियर एंगल की बात हो रही है या फिर अगर आपको एंगल ऐड करना और कुछ ऐसे टर्म्स लाने हैं 70 डिग्री, 60 डिग्री, तो वहाँ पर हमेशा यूज़ होगा इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल का एडिशन, मतलब अगर ये एंगल ए और एंगल बी है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन लिखूंगा इंटीरियर एंगल। आई होप आपको इंटीरियर एंगल का सारा फंडा समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए बात करते हैं अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्या बनता है? जेड। ये तो मेरा हो गया नॉर्मल, मिनटो जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी है, नॉर्मल जेड। अब जब मैं अल्टरनेट एंगल की बात करूंगा तो यहाँ के जो जेड होते हैं वो थोड़े अजीब होते हैं। एक ऐसा जेड रहेगा, दूसरा आपका जेड ऐसा भी हो सकता है। एक ये जेड हो गया, दूसरा इसी साइड डायरेक्शन में रहेगा ऐसे। ये 2 जेड आपको डायग्राम्स में देखने को मिलते हैं। ये नॉर्मल जेड है, नॉर्मल जेड, बट ऐसा आपको बहुत कम देखने को डायग्राम में मिलता है। और स्टूडेंट्स को बोलो कि जेड, तो ये ऐसे जेड को वो ढूंढते रहते, बट आपको मिलता नहीं है। एक ये जेड हो जाएगा, दूसरा जेड अगर आप डायग्राम को चेंज करो तो एक दूसरा जेड ऐसे हो जाता है। अभी ध्यान देना, Z के अंदर, मतलब मैंने क्या बोला, 2 लाइन ज्वाइन होगी तो एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखो, एक लाइन ये ज्वाइन हो रही है और एक लाइन ये, तो इसके बीच का जो एरिया रहेगा ये एंगल, एक लाइन ये ज्वाइन हो रही है, ये एंगल आपका बनेगा। तो ऐसे जो 2 एंगल रहेंगे इसे आप क्या बोलते हो? अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हो? अल्टरनेट एंगल। जैसे इसका कितना जोड़ी बनता है? 2 जोड़ी, 2 पेयर्स। वैसे इसका भी कितना बनता है? 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स इसके भी आपके बनकर मिलते हैं। सपोज मेरे पास ये पैरेलल लाइंस दिया हुआ है। अब इसमें मुझे Z लोकेट आउट करना है। अब नॉर्मल तो Z आपको मिलेगा नहीं, बट ये जो मैंने नया Z बताया ये 2 आपको दिखेगा। देखो, एक इधर दिख रहा है,
तो यहाँ पर और यहाँ पर एक लाइन को जॉइंट हो रहा है, मतलब ये एंगल हो गया एक और दूसरा एंगल ये हो जाएगा। तो सपोज एंगल ए एंगल बी, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीज़न क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल। रीज़न क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल। इसके बाद ये वाले एंगल की बात करूँ तो ये किधर बन रहा है, देखो ऐसे 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 बन रहा है, मतलब ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, क्रॉस में जाता है। और ये दोनों एंगल्स आपके हमेशा कैसे रहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल के लिए आपको क्या याद रखना है, जेड याद रखना है, बट नॉर्मल जेड के साथ साथ आपको ये दो अलग वैरायटी ऑफ जेड भी याद रखने। और इंटीरियर एंगल के लिए आपको क्या याद रखना है भाई, बताया मैंने, इंटीरियर एंगल के लिए सी याद रखना है। कैसे याद रखोगे, इंटीरियर आई को दो सेक्शन में डिवाइड करते हो तो 2c बनेगा, और 2c के जो अंदर के एंगल रहते हैं उन्हें आप इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का एडिशन हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए इसके बाद थर्ड एंगल की बात करते हैं, दैट इज और करस्पॉन्डिंग एंगल। जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, यहाँ पर आपको एक ही डायग्राम याद रखना है, एफ याद रखना है हमेशा। इस डायग्राम में क्या बनेगा, एफ बनेगा, बट ये हमारा नॉर्मल एफ, तो यहाँ पर नॉर्मल एफ नहीं बनता, इसके वर्जन्स बनेंगे। ऐसा एफ बनेगा, ऐसा एफ बनेगा, ये दो वर्जन हो गए। जब ये मेरा स्टैंडिंग एफ था, अब मेरा ऐसा स्लीपिंग एफ, उल्टा एफ भी हो सकता है, तो इसका एक वर्जन आपको ऐसा मिलेगा और इसका एक वर्जन आपको कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। डायग्राम्स में ऐसे एफ को आपको लोकेट करना है। लोकेशन बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो, और एक बार आप सीख गए उसके बाद आप एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे तो फिर आप सॉल्व आउट कर सकते हो। सपोज मेरे पास ये एंगल, अच्छा अभी इधर भी ना दो एंगल को पहचानने का तरीका आपको बता दिया, दो लाइन का जॉइंट जहाँ पर होगा, देखो ये एक लाइन है, ये आके इधर जॉइन हो रही है, मतलब इधर एक एंगल बन रहा है, और ये एक लाइन है, ये आके इधर जॉइन हो रही है, मतलब ये एक एंगल बन रहा है। तो ऐसे एंगल्स को आप क्या बोलोगे भाई लोग, ऐसे एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हाउ टू लोकेट दिस डायग्राम इनटू योर मेन फिगर, अगर समझो आपको ऐसा फिगर दे दिया है तो इसमें कैसे लोकेट करने का। अब इसमें ना देखो, जो भी डायगोनल है ना, डायगोनल का दो साइड होता है, एक ये साइड अपर साइड, एक लोअर साइड। तो पहले आप लोअर साइड से स्टार्ट करो या फिर पहले अपर साइड, पहले एक साइड से जाने का फिर दूसरे साइड से। अगर मैं यहाँ से वॉकआउट करना चालू करता हूँ तो देखो मेरा ये एफ बनता है, ये एफ बन रहा है, मतलब ये एक एंगल बनेगा और ये एक एंगल बनेगा। तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल आपके कैसे रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा अगर इस साइड बन गया, राइट हैंड साइड में आपका डायग्राम बन रहा है, तो यही डायग्राम अगर मैं यहाँ से चालू करूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी बनेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये फर्स्ट केस जब मैंने नीचे से जाना चालू किया। सेकंड केस, अभी समझो यहाँ पर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, एक डायगोनल है। अब मैंने नीचे से जाना चालू किया था, अब मैं कहाँ से आऊँगा, यहाँ से आऊँगा, ऊपर से आऊँगा। जब मैं यहाँ से एंट्री मारूंगा तो ये मैं यहाँ तक पहुँचा, और ये लाइन है मेरा नॉर्मल, जॉइंट किधर हो रहा है, ये इधर जॉइंट हो रहा है और इधर जॉइंट हो रहा है, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। मतलब ऊपर वाला एंगल अगर यहाँ पर ऐसा बन रहा है तो यहाँ पर भी ऐसा ही बनना चाहिए, तो एंगल्स इक्वल। ये दोनों एंगल कैसे एंगल रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर ये राइट हैंड साइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम होगा। ये देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा। तो ऐसे टाइप के एंगल्स को आप क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल का हमेशा जो जोड़ी रहता है, दो जोड़ी इधर बना, दो जोड़ी इधर बना, तो टोटल कितने पेयर्स बनते हैं, 4 पेयर्स बनते हैं। और हमेशा ये कैसे एंगल्स रहते हैं, ये एंगल रहते हैं इक्वल। सपोज इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और जो मेरा रीजन रहेगा दैट विल बी माय करस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप आपको ये पार्ट समझ में। अच्छा ये जो तीनों एंगल्स होते हैं ये कब बनते हैं, जब भी आपकी लाइंस पैरेलल रहती हैं तब बनते हैं। अब हम इसके बाद दो सेक्शंस और चेकआउट करेंगे, जिसके अंदर ये ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दो टाइप के एंगल्स और है, फिर हमारा एंगल्स का बेसिक ऑफ एंगल्स खत्म हो जाएगा। दो एंगल्स कौन से, एक आपका बनेगा लीनियर पेयर, एक आपका बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके लिए आपका लाइंस का पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, और नेक्स्ट वाला है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का जो डायग्राम है इसके लिए आपको T याद रखना है, बट एज यूजुअल नॉर्मल T नहीं याद रखना। इसके वर्जन्स आपको मिलेंगे, एक T मिलेगा ऐसा, दूसरा T आपको मिलेगा ऐसा। ये तो हो गया स्टैंडिंग T। इसमें ही आपका एक और वर्जन आता है स्लीपिंग T। जब आप स्लीपिंग T की बात करते हो तो एक ऐसा दिखेगा, दूसरा देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में। नॉर्मल T ऐसा है, बट इसको हम ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका क्या बना कर देगा, लीनियर पेयर। क्या बना कर देगा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का भी एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा एंगल है,
3 लेटर नेमिंग, ये लाइन इधर जॉइन हो रही है मतलब ये एंगल बनेगा, ये लाइन और ये लाइन इधर जॉइन हो रही है मतलब ये एक एंगल बनेगा। तो इसका नाम सपोज P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है, तो मैं क्या लिखूंगा एंगल PQR प्लस एंगल PQS कितना हो जाएगा भाई लोग 180 डिग्री। तो अगर आपको लाइंस पैरेलल दिया है और 180 डिग्री की बात हो रही है तो इंटीरियर एंगल, बट अगर लाइंस पैरेलल नहीं दिया है फिर भी डिग्री की बात करें तो वहाँ पर आपका क्या लगेगा लीनियर पेयर। इसको पहचानना बहुत सिंपल है, ऐसे बाजू बाजू वाले एंगल दिखते हैं तो बाजू बाजू वाले एंगल दिखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। जब मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज ये मेरे पास 2 पैरेलल लाइन और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो आपको कहाँ पर घूमना है पता है, ये पॉइंट्स के आजू बाजू में घूमना है। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, फिर ये एंगल और ये एंगल भी क्या है लीनियर पेयर, फिर ये एंगल और ये एंगल भी क्या है लीनियर पेयर, और ये आपस में मतलब ऐसे ये दोनों लीनियर पेयर, फिर ये दोनों लीनियर पेयर, फिर ये दोनों लीनियर पेयर, फिर ये दोनों, मतलब ये आपका क्या बनता है, ऐसे पूरा स्क्वायर बनता है। क्योंकि यहाँ पर सब बाजू बाजू वाले एंगल है और हर एंगल जो बाजू में रहेगा वो आपका क्या रहेगा लीनियर पेयर। तो आई होप आपको लीनियर पेयर समझ में आया कि हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर पेयर इन द फिगर। चलिए एक लास्ट एंगल देखते, दैट इज योर वर्टिकल। ये बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है V। देखो बहुत सिंपल है, मैंने क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया। ये 2 लाइन है, दोनों लाइन क्या कर रही है, दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है इंटरसेक्ट, कट कर रही है एट अ पॉइंट कॉल्ड एज, सपोज मैंने इसको ले लिया P। यहाँ पर जो मेरा एंगल बन रहा है इसको A मार्क किया, ये B। तो अपोजिट एंगल्स जो रहेंगे ना, जो ऐसे V बना रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल V बनाते ना, जब ये V बना रहे हैं तो ये जो एंगल रहेंगे, ये एंगल क्या रहेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन आप क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपका पैरेलल लाइन है और ये आपका क्या है ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल। तो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है V के लिए क्या चाहिए, एक सिंगल पॉइंट, तो एक सिंगल पॉइंट इधर है और एक सिंगल पॉइंट इधर है। तो यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल होगा 1 इज इक्वल टू 1 और ये एंगल इसके इक्वल होगा, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2। अब आपको समझ में आया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। कैसे जाता है पता है, ऐसे क्रॉस जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी कैसे जाएगा, ऐसे क्रॉस जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। और जो आप रीजन लिखेंगे दैट विल बी योर वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कि कैसे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ चीज़ें बेसिक से चल रही हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।